Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic, that is greenhouse effect from a class 8 science book. So let us start this topic. Greenhouse, green तो जैसे आप समझ रहे हो ना, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर है ना. सो ग्रीन कलर जनरली जो है वो डिपेक्ट करता है नेचर को, ठीक है. और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये एक इफ़ेक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है कुछ वजहों से, ठीक है. तो ग्रीन हाउस का मतलब कुछ समथिंग ग्रीन इस तरह से नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. ये एक इफ़ेक्ट है जिसका कि नाम ग्रीन हाउस है, ठीक है. सो इसका क्या मतलब ये कैसे होता है और कौन इसको करता है, ठीक है, और इसका क्या मतलब नतीजा होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है. सो यू नो डैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस. जैसे आपको पता है कि क्या होता है कि हमारी धरती है और इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, ठीक है. सन रेज जो होती है वो आती हैं और वो क्या करती हैं, अपने साथ गर्मी लाती हैं, है ना. रेडिएशन, जैसे जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे गर्माहट आ जाती है ना. तो अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज़ एब्जॉर्ब बाय इट. तो जो रेडिएशन आती है, सूरज से आती है, वो धरती पर पड़ती है और उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा जो है वो धरती अपने अंदर सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, उसकी हीट एब्जॉर्व कर लेती है. जैसे पत्थर के ऊपर पड़ी, पत्थर गर्म हो गया, यानी पत्थर ने उस गर्मी को सोख लिया. लेकिन जितनी भी रेडिएशन पड़ती है उस पूरी रेडिएशन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाती है. ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी सूरज की किरण आई, धरती से टकराई और कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब हुआ, बाकी हिस्सा वापस लौट गया, ठीक है. तो अब जो हिस्सा वापस लौट गया उसका क्या हुआ, वो फिर से पृथ्वी के बाहर चला गया, क्योंकि सूरज की किरण तो पृथ्वी से बाहर से आ रही थी ना, सन से आ रही थी. तो वो हिस्सा अब जो अर्थ का जो सरफेस था उसने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन अब वो हिस्सा जो वापस लौट गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वो कहाँ आ गया, हमारे एटमॉस्फेयर में. और एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारी गैसेस हैं, CO2 है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट तरह की गैसेस हैं, है ना, एनवायरनमेंट में, मतलब एटमॉस्फेयर में. सो एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. तो जो हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बाकी का हिस्सा जो है वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है. ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. और ये जो हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हुआ, स्पेस में चला गया, उसमें से भी कुछ हिस्सा जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, बाकी हिस्सा जो है वो स्पेस में चला गया, है ना. तो हर जगह थोड़ा थोड़ा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. जब रॉक पे पड़ा तो रॉक ने थोड़ा एब्जॉर्ब किया, बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो वापस जो रिफ्लेक्ट बैक होकर रेज आई उसमें उसकी जो रेडिएशन की जो गर्मी है, वो जो एटमॉस्फेयर में गैसेज है उन्होंने थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया, बाकी को फिर से स्पेस में जाने दिया, है ना. सो ट्रैप्ड मतलब किसी भी चीज़ को कैद कर लेना, मतलब उसको सोख लेना, एब्जॉर्व कर लेना, ठीक है. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. तो जो रेडिएशन ट्रैप हो गई हैं धरती में वो अर्थ को गर्म करती हैं, है ना. गर्माहट जो हम कहते हैं ना कि अर्थ का एक टेम्परेचर फिक्स है, -50 से टू +50 तक के बीच में वेरिएट करता है टेम्परेचर अर्थ के ऊपर. तो ये इसी वजह से है, ठीक है. सो इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, रिकॉल द सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट. तो जैसे ग्रीन हाउस आपने अगर किसी नर्सरी में देखा होगा, या जो ठंडी जगह के बच्चे हैं जैसे हिमाचल, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन हाउस में सब्जियाँ उगाई जाती हैं. तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में ग्रीन हाउस जो होती है या जो ग्लास से बनती है, ग्लास की या इस तरह की शीट्स आती हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं चारों तरफ से. जैसे हम घर मकान बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, वैसे ही ये जो घर बनाया जाता है इसमें ईंटों का ना यूज़ करके ग्लास, स्पेशल तरह की ग्लास, स्पेशल तरह की शीट्स का यूज़ किया जाता है और इन शीट से घर जैसा बनाया जाता है और उसमें पौधे उगाए जाते हैं. क्यों, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है, माइनस में है या 0 डिग्री पे है. तो उतने ठंडे टेम्परेचर पे तो सब्जियां या कोई भी फसल हम उगाना चाहते हैं तो नहीं उग पाएंगी, है ना.
तो वहाँ के लोग कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे? तो वो लोग ग्रीन हाउस में अपने लिए काम की चीज़ें उगाते हैं। तो ग्रीन हाउस वो इस तरह की शीट्स या कांच के जो है स्पेशल क्वालिटी की चीज़ें आती हैं उससे बनाते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। तो उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने अंदर, जब सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी, भाई ट्रांसपेरेंट है वो, तो वो सूरज की रोशनी उसके अंदर आती है, लेकिन जब सूरज की रोशनी आ जाती है तो वो बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, वो रोशनी मतलब जो भी वो रेडिएशन अंदर आई है, जो भी हीट लेके आई है वो हीट और रेडिएशन अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्लास भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो इसी वजह से जो सब्जियां इस तरह से उगाई जाती हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस या पॉली बैग में उगाई गई सब्जियां हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पे काम करता है, उसको हमने यूज़ किया है इस कॉन्सेप्ट को अपने बेनिफिट के लिए। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, तो जो हीट ट्रैप हो जाती है वो वार्म करती है ग्रीन हाउस को, तो टेम्परेचर बढ़ा रहता है। तो वहाँ पे जो भी सब्जियां हैं या जो भी कोई चीज़, जड़ी बूटियाँ हैं या फ्लावर्स हैं, वो हम उगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इतने कोल्ड वेदर में तो, बाहर के वेदर में तो बिल्कुल ही नहीं उगेंगी वो। ठीक है, क्योंकि हर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सेट टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। उससे नीचे टेम्परेचर है तो वो स्प्राउट नहीं करेंगे, नहीं उगेंगे, है ना। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जिस तरीके से ग्रीन हाउस में हमने देखा कि कैसे सब्जियों को उगाते हैं, तो रेडिएशन आती है लेकिन जाने नहीं पाती है ना, गर्मी जा नहीं पाती। उसी तरीके से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जिसमें डिफरेंट तरह की गैसेज हैं, है ना, तो ये भी एक तरीके से ग्रीन हाउस का इफेक्ट की तरह काम करती है। मतलब जब सन की रेडिएशन आती है तो वो उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा अपने अंदर सोख लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और बाकी के हिस्से को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। तो इससे जो है अर्थ जो है वो एक गर्म रहता है, वार्म रहती है अर्थ। तो इसको ब्लैंकेट भी कह सकते हो, अर्थ के ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं। तो इस वजह से इसको भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। और अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो धरती का टेम्परेचर तो मतलब बहुत वेरी करता ना। जब गर्मी आती तो बहुत गर्मी हो जाती, जब सर्दी आती तो बहुत ही ठंड हो जाती। मतलब ठंड, जब सूरज डूबता तो बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से ठंड आने लगती, क्योंकि कोई भी गर्मी वाली चीज़ नहीं रहती है ना, क्योंकि सारी की सारी जो हीट अगर रिफ्लेक्ट बैक हो गई होती तो जब सूरज डूब जाता तो हमारा तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता। कहने का मतलब ये है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाता तो अर्थ पे के ऊपर जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती, नहीं ही रहती। ठीक, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। लेकिन ग्रीन हाउस को हमने देखा कि ज़रूरी तो है, अर्थ का टेम्परेचर को वार्म रखती है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उतना ज़्यादा नहीं होने देती, अच्छी बात है। लेकिन अब आज के समय में ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत सिरदर्द हो गई है, थ्रेटनिंग हो गई है, मतलब हमको डरावने वाली हो गई है इस सिचुएशन। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अब पहले जिसको हम कह रहे हैं वरदान था, अब अचानक से बिल्कुल थ्रेटनिंग कैसे हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो क्या हो गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं जो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। उनमें जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती हैं गैसें, उसमें जैसे CO2 है, मीथेन है ना, तो जितने भी इस तरह की गैसेज है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। लेकिन अब क्या है कि इनकी क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कैसे? एक तो जैसे कि हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो जो प्लांट्स है वो CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो अब प्लांट्स हैं ही नहीं तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम डे बाय डे हमारे व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, गाड़ी मोटर और बाकी फैक्ट्रीज, इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, जिसमें कि CO2 कार्बन इमिशन इसको कहते हैं, CO2 का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि ओवरऑल पूरे अर्थ पे CO2 का अमाउंट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इससे क्या, जब CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो CO2 बहुत अच्छी ग्रीन हाउस गैस है, ये रेडिएशन को बहुत अच्छे से ट्रैप कर लेती है। तो इससे क्या होगा कि जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो वो हीट को भी ज़्यादा ट्रैप करेगी। तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इससे हम
अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे जो ग्लेशियर्स हैं जो तो वो पिघलने लगेंगी, समंदर का जो लेवल है वो ऊंचा होने लगेगा, मतलब बहुत सारे लैंड जो है वो समंदर में डूब जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो है बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट होने लग गई हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। यू नो डैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जैसा आपको पता है कि CO2 भी जो है वो एयर का एक कंपोनेंट है, और CO2 का कितना परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये याद रखिएगा 0.033% है, ठीक है। अब पहली का एक क्वेश्चन है वो देखते हैं कि बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। तो जैसा हमने अभी पहली के क्वेश्चन का आंसर किया कि CO2 कैसे बढ़ रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स फैक्ट्रीज के फॉर्मेशन की वजह से भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम जंगल को काट रहे हैं और वो CO2 अब्जॉर्व करने वाले पेड़ ही नहीं रह गए, तो फिर CO2 का अमाउंट तो बढ़ेगा ही ना, तो इस वजह से ये बढ़ रहा है। इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट। तो जैसे कि CO2 जो है वो नॉर्मली भी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होती है, उसका परसेंटेज 0.033% होता है, लेकिन अब इस परसेंटेज से ज़्यादा अगर CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में आने लग गई है, एक्सेसिव होने लग गई है, मतलब जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसका अमाउंट तो है, तो वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब वो मतलब जो है उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द आंसर ऑफ अर क्वेश्चन। सो हमने अभी पहले के क्वेश्चन का आंसर किया कि ऑन द वन हैंड CO2 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 का परसेंटेज बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है, निकलते जा रहा है ना। सो ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। और दूसरी तरफ एक तो हम CO2 खुद ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लग गए हैं, और दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि हम पेड़ भी काटने लग गए हैं, जंगल काट रहे हैं। प्लांट यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। तो प्लांट्स कैसे CO2 को एब्जॉर्व करते थे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट्स के जो खाना बनाने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो CO2 एक्सेस है एटमॉस्फेयर में उसको वो ले लेते हैं, तो इससे हमारा जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में CO2 का वो बना रहता है। लेकिन अब पेड़ कट रहे हैं तो इस वजह से ये प्रपोर्शन जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस। तो डिफॉरेस्टेशन का हमने ये पहले भी चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल के कटने की वजह से जो है वो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, और पेड़ों के कम होने की वजह से CO2 का कंजम्पशन उतना नहीं हो रहा है, और उसका अमाउंट जो है हमारे इन्वायरमेंट में डे बाय डे जो है वो बढ़ता रहा है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे होने को हम कहते हैं एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 इकट्ठी होती जा रही है। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस। तो जो CO2 है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है, और जो है उसको स्पेस में बाहर नहीं जाने देती है। तो जितना ज़्यादा CO2 रहेगी एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा वो हीट ट्रैप करेगी, और उतनी ज़्यादा हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती जाएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो जो अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो अर्थ के टेम्परेचर का ग्रेजुअली इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ वेरियस गैसेस, सो इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ के गर्म होने की प्रोसेस को, ठीक है। ऑन अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो CO2 के अलावा, CO2 तो एक मेजर गैस है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन CO2 के अलावा मीथेन गैस CH4 जिसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ठीक है, तो और वाटर वेपर, तो ये सारी गैसेस भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं
ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। इनका अमाउंट भी बढ़ रहा है और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ को गर्म होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और एक बहुत ही सीरियस मतलब बहुत गंभीर थ्रेट है, बहुत खतरा है इससे, ठीक है। क्या है ये? ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली, ठीक है। तो ग्लोबल अगर अर्थ का जो है पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं बहुत सारी जगहों पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है तो वो मेल्ट होने लगेंगे, और सारी जगहों का जो भी पानी होता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? नदियों का, झरनों का जो पानी होता है अल्टीमेटली वो समंदर में मिल जाता है। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं अगर वो पिघल जाएंगे, जो बर्फ़ जहाँ भी जमी है वो पिघल जाएगी, तो उसका पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? समंदर में जाएगा, और समंदर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारे देश और बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे, है ना। सो इन मेनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। तो बहुत सारी जगहों पे इसका इफ़ेक्ट अब देखने को भी मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है कि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे वो जो है सी लेवल के बढ़ने से काफ़ी ज़मीन जो है वो डूब गई है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी जगहों का जो रेनफॉल पैटर्न है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पहले के समय में आज से 20-30 साल पहले लोग कहते थे कि यहाँ पे बहुत तगड़ा सूखा पड़ता था, है ना। लेकिन आज के समय में आपको वहाँ भी सुनने में आ रहा होगा कि राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में बाढ़ आ गई, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इन जगहों पे बाढ़ नहीं आती थी। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट की वजह से जो रेनफॉल का पैटर्न है, जब बारिश का समय होता है तब बारिश नहीं होती है, जब नहीं होता है तब होती है। पहले जहाँ कम होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ होती ही नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें डिस्टर्बेंस आ गए हैं, ठीक है, पूरे वेदर कंडीशंस में डिस्टर्बेंस आ गए हैं, और इससे क्या है, फॉरेस्ट का पैटर्न, प्लांट्स, एनिमल, सबकी लाइफ जो है इससे डिस्टर्ब और प्रभावित होगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। तो एशियन कंट्रीज़ में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ एक मेजर पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो एशियन कंट्रीज़ में ही रहता है। A recent climate change report gave us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level। तो एक जो भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत ही अलार्मिंग है, और इनके हिसाब से बहुत ही कम समय बचा है। अगर हमने कुछ मेजर स्टेप नहीं लिया इन ग्रीन हाउसेस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए तो हमें बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, अ लेवल कंसिडर्ड डेंजर। तो जो है हर साल जो है वो अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। कभी 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जब एवरेज टेम्परेचर निकाला जाएगा, ये 2000 का जो सीरीज़ है 3000 आ जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। मेनी कंट्रीज have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बड़ी समस्या उभर के आया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाया, बहुत सारे डिस्कशंस हुई, और एक जो है एक उन्होंने एग्रीमेंट लिया। और ये जापान में क्योटो एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक समझौता साइन किया कि भाई सब लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो अल्टीमेटली तो वो पोल्यूशन कोई भी देश करे, लेकिन वो अल्टीमेटली पोल्यूशन तो अर्थ पे ही रहेगा ना, तो इससे तो सबको नुकसान होगा। तो उन्होंने कार्बन इमिशन को लेकर के, इस ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के जो है एक ट्रीटी साइन की कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम से कम हो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेस्ट को सेव करें। तो ग्रीन हाउस इमिशन को लेकर के उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका कि नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये साइन जो हुआ है, जो साइन हुआ ये 1997 में हुआ है, लेकिन ये जो लागू है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 2005 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया हुआ है, ठीक है। बोचो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाय इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट।
तो मुझे ये जान के बहुत ही सरप्राइज था कि 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर एक एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा दिया जाए तो भी बहुत सारे सीरियस कंडीशंस और बहुत सारे थ्रेटनिंग कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glaciers in the Himalaya had started melting because of global warming। तो पहेली ने भी बोला कि उन्होंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है हिमालय से, वहाँ पे पूरे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पूरी बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं, जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और भी जो भी सर्वे करने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, वो भी उन्होंने भी ये देखा है कि आज से 20 साल पहले गंगोत्री जिस जगह से निकलती थी, गंगा जिस जगह से निकलती थी, वो काफ़ी आगे आ चुका है, मतलब बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है कि वहाँ पे जो बर्फ़ जमी रहती थी उसका भी अमाउंट अब कम होने लग गया है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, हम जो है सेफ कर सके अर्थ को। व्हाट कैन बी डन, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं भी कर सकते हैं तो भी एज ए इंडिविजुअल व्हाट कैन बी डन, हाउ वी कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम क्या करें कि जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाए। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से इसको फाइट किया है और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि एयर पोल्यूशन कम हो गया। आप जानते ही होंगे, देखते ही होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको जो वहाँ का फोटोग्राफ्स देखे होंगे या आपने कभी विज़िट किया तो वो उनका एनवायरनमेंट कितना क्लीन दिखता है ना, जबकि वो हमसे काफ़ी एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट में कहीं पोल्यूशन नहीं दिखता है। जैसे इंडियन सिटीज़ में देखने को मिलता है ना, काफ़ी धुआं धूल और बाकी सब चीज़ें। तो वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल, बहुत सख्त प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी अबाउट इमिशन, कार्बन इमिशन को लेके, CO2 गैसेस को लेके बहुत सख्त रूल फॉलो करते हैं और उनके यहाँ रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं जो कि बहुत सख्ती से चलती। इंडिया में थोड़ा सा ये लचीला है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो ही नहीं होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दिल्ली इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। इस बहुत साल पहले भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो इसको लेके लोगों ने जागरूकता लाई कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, उन सबको उन्होंने CNG से कर दिया। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तरह की गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से पोल्यूट करती हैं और हार्मफुल गैसेस निकालती हैं। लेकिन CNG क्या है? बिल्कुल सेफ गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसके जलने से इतना धुआं नहीं होता है, इतना पोल्यूशन नहीं निकलता। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बट वो उतने अमाउंट पे नहीं निकलती है ना, जितना कि पेट्रोल से निकलती थी। तो ये एक सेफर और क्लीनर फ्यूल इसको कहा गया है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सेफर फ्यूल्स, मतलब ये जो है क्लीनर फ्यूल्स हैं, ठीक है। क्लीन मतलब इतना पोल्यूशन नहीं करती हैं। इट वॉज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा धुआं धूल ये सब हो गया था पोल्यूशन की वजह से, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? ऑटोमोबाइल्स का था, जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती थी, ठीक है। अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG। तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि जितने भी वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिखा है, तो ये CNG से, वहाँ जितनी बसें चलती हैं वो सब CNG से चलती हैं। तो इससे भी वहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी सुधार आया, ठीक है। कि जहाँ हम पेट्रोल डीजल से चला रहे थे, वहाँ जब CNG से कुछ तो कम आएगा ना, क्योंकि इतनी हज़ारों बसें चलती हैं, दिन भर में कितने चक्कर लगाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदलाव आएगा ही। तो वहाँ पे आया भी कि काफ़ी कम हुआ वहाँ पे पोल्यूशन, लेकिन अब वहाँ पे दूसरी वजहों से काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अनलीडेड पेट्रोल का भी यूज़ वहाँ पे शुरू हुआ। अनलीडेड पेट्रोल से भी काफ़ी कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। These measures have resulted in cleaner air for the city। तो ये इन उपायों से काफ़ी वहाँ की हवा में सुधार आया। You might know of the some of other examples from your area regarding reduction of air pollution। आपने अपने एरिया में भी इस तरह की कहानी सुनी होगी, जैसे कि कई जगहों पे क्या हो गया है कि
वहाँ पे कुछ इलाकों में जैसे एरिया के, जैसे कुछ सिटीज़ के कुछ एरिया में वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बैन है, वहाँ पे केवल ई रिक्शा चलेगा या फिर हाथ का रिक्शा चलेगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारी जगहों में कुछ कुछ जगहों पे ऐसा किया गया है। तो इससे वहाँ की एयर पोल्यूशन में काफ़ी सुधार आया है। शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड से भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपने एरिया में कैसे सुधार कर सकते हैं या किसी ने ऐसा किया है तो, ठीक है। डू यू नो अबाउट से नो टू क्रैकर्स कैंपेन, तो अब दीपावली आ रही है तो आपने इसके बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो ज़रूर से सुनिए। से नो टू क्रैकर्स कैंपेन चलाया गया रिगार्डिंग कि जब दीपावली आती है तो लोग बहुत जम के पटाखे जलाते हैं और उससे काफ़ी धुआं पोल्यूशन होता है, क्योंकि पटाखों में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत तरीके जहरीली गैसें निकालते हैं और इससे भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन होता है। आप कहेंगे मैंने एक पटाखा जलाया, लेकिन आपके जैसे हमारा देश जो है इसमें करोड़ों की आबादी रहती है ना। तो अगर हर कोई एक एक पटाखा जलाए तो 100 करोड़ पटाखे जल गए, है कि नहीं। तो इस वजह से ये कैंपेन चलाया गया है, से नो टू क्रैकर्स। और पोल्यूशन के अलावा ये सेफ्टी वाइज भी ठीक नहीं थे बच्चों के लिए खासकर, ठीक है। बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मिनी स्कूल, दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल्स अराउंड दिवाली के अराउंड एयर पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता था। तो ये से नो टू क्रैकर्स कैंपेन की वजह से एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया अराउंड दिवाली के, ठीक है। So the quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि हमेशा रेगुलरली मॉनिटर करती रहती है। आपने न्यूज़ में देखा होगा ना कि दिल्ली के डिफरेंट जगहों का दिखाता है कि यहाँ पे इतने बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था। तो ये एजेंसीज मॉनिटर करती रहती हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि नहीं, इस जगह पे इस वजह से ये पोल्यूशन है, इस जगह की हवा दूषित है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ की हवा दूषित है, मतलब उनको तकलीफ़ तो रहती है, ठीक है, लेकिन जब वो बहुत बीमार हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ की हवा ख़राब है। तो समय रहते ही पता चल जाए तो उनको वो बीमारियाँ ही ना हो। इस वजह से ये जो है हमेशा ये एजेंसीज अपने डेटा को शेयर करती रहती हैं कॉमन पीपल से। We can use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. तो इस डेटा को यूज़ करके हम अपने आप को भी, फ्रेंड्स और नेबर्स को भी अवेयर कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको हमें सीरियसली लेना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में हमें इसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नीड टू स्विच ओवर टू ऑल्टरनेट फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो अब एक चीज़ की और ज़रूरत है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन और कोयला, तो इनको छोड़ करके हम क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स मतलब विकल्प, इसका दूसरा जो इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जैसे बहुत सारे पहले ट्रेनें जो हैं वो कोयले से चलती थी, लेकिन अब सब ट्रेनें जो है लगभग वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अब ट्रेनों में से जब ट्रेन चलती है तो आपने कभी भी उसमें से धुआं निकलते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम ट्रेनें ऐसी रह गई हैं। तो ये क्लीनर एक तरीका है ना, मेट्रो ट्रेन वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं तो वो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती हैं, जैसे कि पहले की ट्रेनें किया करती थी जो कि कोयले पे चलती थी। तो ये एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण यानी हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ अगर रहेंगे तो वो जो है काफ़ी हद तक ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे और हमारा एनवायरनमेंट और अच्छा होता जाएगा। हमारे एरिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव करेगा, है ना। सो दीज कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं, सोलर एनर्जी। आजकल सोलर सेल्स आपने देखे होंगे छतों पे बहुत सारे लोगों के लगे हुए हैं, तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो पावर यानी कि बिजली से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और विंड पावर, विंड पवन चक्कियाँ जिसको कहते हैं, उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो कि विंडी एरिया जैसे गुजरात, राजस्थान, वहाँ बहुत हवा चलती है, तो वहाँ पे इस तरीके की विंड वाली जो है वो लगी हुई हैं, जिससे कि हम
एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी 18.4। You have various options of commuting to your school such as walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transport, using a car individually, traveling by carpool. Discuss in your class the impact of each of these options on the quality of air. तो अगर आप रोज़ पैदल जाते हैं तो आप अगर साल भर पैदल जाएंगे या बाइसाइकिल से जाएंगे, है ना, तो कम पोल्यूशन करेंगे, है ना। अगर आपका स्कूल दूर है तो आप बस से जाइए या कार पूल करके जाइए, तो बहुत सारे लोग एक ही साथ एक ही समय में चले जाएंगे, तो इससे थोड़ा कम पोल्यूशन होगा। अगर आप एक एक कार में जाएंगे, सब बच्चे अपनी अपनी कार में जाएंगे, तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए कि हम एयर पोल्यूशन को कम से कम करें। अब क्योंकि हमें अपनी काम भी तो करना है ना, ऐसा तो ये नहीं कि हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अपने काम ही बंद कर दें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम एयर पोल्यूशन हो। तो ये तो किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म भी किया जा सकता है और कम तो बिल्कुल भी किया जा सकता है। सो स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमारे छोटी छोटी, मतलब अगर हम रोज़ नहीं भी कर रहे हैं तो कभी कभार भी अगर करें तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो भी हम गंदा करेंगे, जो भी हम जलाएंगे, वो एनवायरनमेंट में ही परसिस्ट करेगा, वो कभी ख़त्म तो होगा नहीं। तो इस वजह से, और पेड़ भी कम ही होते जा रहे हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। तो वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। तो हम नए पेड़ लगा सकते हैं, या जो पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे अगल बगल या किसी रोड पे, तो हम उनको नर्चर कर सकते हैं। कभी कभी उसमें पानी दे दिया, कभी उसमें खाद दे दिया, है ना, देखें कि उसको कोई एनिमल तो नहीं खा रहा है, तो उसकी रक्षा, उसको प्रोटेक्शन तो दे ही सकते हैं अगर लगा नहीं सकते तो। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? वन महोत्सव के बारे में तो आप सब जानते होंगे। वन महोत्सव में पेड़ लगाने का काम किया जाता है। एक दिन ऐसा आता है जिसमें कि सब लोग पेड़ लगाते हैं। व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी मंथ। तो ये जुलाई मंथ में मनाया जाता है वन महोत्सव, और हर साल मनाया जाता है, और बहुत सारे पेड़ जो है लगाए जाते हैं ताकि हम जंगलों को बचा सकें, उनकी रक्षा कर सकें। ठीक है, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ मिल करके पेड़ लगा रहे हैं। फाइन। सो बूजो एंड पहेली once happened to go to an area where some people were burning dry leaves। तो बूजो और पहेली एक बार जगह गए, तो वहाँ जैसे पत्ते सूख जाते हैं, रोड के ऊपर गिरते रहते हैं, तो झाड़ू लगाया और बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा किया और पत्तों में आग लगा दी। आपने कई बार देखा होगा झाड़ू लगाने वाले जो रोड के ऊपर होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, है ना, या आपके घर के आसपास जो झाड़ू लगाते हैं वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं और उनको आग लगा देते हैं। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द इंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। तो काफ़ी धुआं उठता है और खांसी भी आती है, लेकिन क्या करें, सामने वाला आग लगा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पहेली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन ए कंपोस्ट पिट rather than burning। व्हाट डू यू थिंक? तो अगर वो आदमी उनको जलाने के बजाय उन पत्तों को एक गड्ढा खोद के गाड़ देता या दबा देता, ठीक है, या वहीं पे छोड़ देता, मतलब गड्ढे खोद करके उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के थोड़ा पानी डाल देता, तो थोड़े दिनों में 10 दिन 15 दिन में वो पत्तियाँ अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती, सड़ जाती और मिट्टी में मिल जाती, तो इतना धुआं नहीं उठता। अननेसेसरी उसने उन पत्तियों को जलाया तो इतना सारा धुआं हुआ जिससे कि एयर पोल्यूशन हुआ और खाद भी नहीं बनी वो, है ना। लेकिन अगर उनको पत्तियों को दबा दिया जाता तो वो डिकम्पोज हो जाती, ठीक है, 10-15 दिन में बिल्कुल डिकम्पोज हो जाती। तो यही हाल है जो हम पराली जला रहे हैं, किसान जो है पराली जला रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि हमारा खेत जो है तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन में रहते हैं वो भी आग लगाने की वजह से मर जाते हैं, तो इस वजह से उनकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारा एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट में होता है जो कि उनके बच्चों, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और सबके लिए नुकसानदायक है। तो ये एक क्राइम है एक तरीके से, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। अगर आप खेतों में आग लगा रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, तो ये तो सच में एक क्राइम है जिसको कि आप
आपकी भी एक सोशल जिम्मेदारी है। ठीक है, सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं, तो सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा बिहेवियर कभी भी कहीं भी एंटी सोशल नहीं होना चाहिए। मैं होप करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक छोटा ही कदम, अगर रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो कभी कभार ही सही, लेकिन कर लिया करिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।